Welcome student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry. लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर शुरू किया था धातु संकुलों में उष्मागतिक तथा गतिज पक्ष, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके थे और हमने कुछ राशियां इंगित की थी, राशियों के बारे में बताया था जो उसकी स्टेबिलिटी को बताती हैं, किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताती है, जिसमें हमने पढ़ा था इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। आज हम बात करेंगे स्थायी कॉम्प्लेक्स को प्रभावित करने वाले कारक या स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। तो ये हमें अच्छे से पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स बनता है मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग से। तो एक पार्ट हो गया सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा पार्ट हुआ उससे बॉन्डेड लिगेंड। मेटल और लिगेंड का बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सामान्यतः ये हम जानते हैं कि जितने भी सेंट्रल मेटल आयन होते हैं वो पॉजिटिव आयन होते हैं और उनसे जो लिगेंड बॉन्डेड होते हैं, लिगेंड बंधे होते हैं, वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज वाले होते हैं। इसी वजह से इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है और कोवलेंट कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए धातु लिगेंड के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जितना अधिक होगा, मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग भी उतनी ज़्यादा होगी और संकुल का या कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो इससे ये पता चला कि जो स्थायित्व है मेटल कॉम्प्लेक्स का वो दो पॉइंट्स पे निर्भर करता है। एक तो केंद्रीय धातु आयन से संबंधित कारक, फैक्टर्स जो अफेक्ट होते हैं सेंट्रल मेटल से। सेकंड, लिगेंड से संबंधित कारक, ऐसे कारक जो लिगेंड से रिलेटेड होते हैं वो स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, केंद्रीय धातु आयन से संबंधित कारक। तो केंद्रीय धातु आयन से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? फर्स्ट, आवेश तथा आकार। फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जो मेटल है वो जितनी ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है या उसके पॉजिटिव चार्ज में जितनी ज़्यादा वृद्धि होती है, लिगेंड के प्रति उसका जो आकर्षण है वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो धन आवेश जैसे जैसे मेटल पे बढ़ेगा, मेटल और लिगेंड के बीच जो आकर्षण है वो इंक्रीज होगा। आकर्षण इंक्रीज होने से जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो संक्रमण वर्ग है, ट्रांजिशन सीरीज का कॉलम्स होते हैं और रो होती हैं। तो कॉलम्स और रो में स्टेबिलिटी में चेंज किस तरह से आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं ये हमें पता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखती हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल कॉपर +1 में भी होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है। इसी तरह से आयरन +2 में भी है और +3 में भी है। तो इसके लिए कॉमन फैक्टर है, अभी हमने कहा था कि धन आवेश की मात्रा बढ़ने पर कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा मेटल उतना ही ज़्यादा उससे बना हुआ संकुल स्थायी होगा। इसीलिए आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉपर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये तो हमने बात की उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके। अब ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाईं तरफ जाते हैं,
तो ये हमें पता है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर परमाणु संख्या का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर धातु आयन स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम। लिथियम से बने संकुल का स्थायित्व सबसे कम होगा, जबकि इनकी कंपैरिजन में बेरिलियम और एल्यूमिनियम से बने संकुलों का स्थायित्व अधिक होगा। ये तो हमने बात की आवर्त में। अब वर्ग में बात करें तो ये हम जानते हैं कि एक ही रो में, एक ही वर्ग में जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा समान होता है। तो पॉजिटिव चार्ज सेम होने के बावजूद भी नीचे की तरफ आने पर उस पर्टिकुलर धातु का आकार बढ़ जाता है। हम एक ही वर्ग में अगर बात करें, जैसे हम देखते हैं निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम, तो निकिल से पैलेडियम का आकार बड़ा होगा, पैलेडियम से प्लैटिनम का आकार बड़ा होगा। इसी तरह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर स्थायित्व का मान घटेगा, स्थायित्व का मान डिक्रीज होगा, क्योंकि जो साइज है उसका मान बढ़ जाता है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्थायी के लिए ये जरूरी है, उसके स्थायित्व के लिए, जो उसका सेंट्रल मेटल आयन है उसका साइज छोटा हो और उस पर चार्ज या आवेश की मात्रा ज़्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं धातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा उसके आकार और आवेश का क्या इफेक्ट होता है स्थायित्व पर। सेकंड हम देख रहे हैं कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके स्थायित्व को कैसे इफेक्ट करता है। तो मेटल और लिगेंड एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है एक दूसरे में कितना अधिक हो रहा है, और उसी के आधार पर हम मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। आवर्त में ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो ट्रांजिशन सीरीज के आवर्त में जो सबसे पहले जो धातुएं आती हैं उनका आकार बड़ा होता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम होती है। इसी वजह से ये अपने चारों ओर अधिक से अधिक लिगेंड के साथ बॉन्ड बना सकती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग मेटल्स हैं वो उच्च समन्वय संख्या वाले या ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाले संकुलों का निर्माण करती हैं, क्योंकि उनके पास डी कक्षक अधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं या थर्ड बी वर्ग के जो हैवी मेटल्स हैं उनको हम देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे जिसमें कि उनके संकुल में उच्च समन्वय संख्या होती है और स्थायी संकुल भी होते हैं। अब आवर्त में हम जाते हैं दाईं तरफ। दाईं तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो रही है, मतलब जो खाली ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल की संख्या कम होती जा रही है। अब ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाला संकुल बनाना है तो हमें खाली ऑर्बिटल्स चाहिए, जो कि दाईं तरफ जाने पर उनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। आवर्त में दाएं डायरेक्शन में जितने भी धातुएं होती हैं वो उच्च समन्वय संख्या वाले संकुल बनाने में असमर्थ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्षार, क्षारीय मृदा धातुएं और जो स्टार्टिंग मेटल्स हैं संक्रमण वर्ग की, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मान लो D0 है, D1 है, D2 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 6 से अधिक समन्वय संख्या वाले संकुलों का निर्माण इजीली हो सकता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स का पुनर्रीअरेंजमेंट होता है तो ये जो धातुएं हैं ये 4 रिक्त डी कक्षक इनको अवेलेबल करा देती हैं, क्योंकि इनके पास खाली होते हैं। और परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है,
तो लास्ट तक जाते जाते अगर हम बात करते हैं D7, D8, D9, तो इनके पास खाली ऑर्बिटल इतने नहीं होते हैं d ऑर्बिटल कि ये हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले संकुलों का निर्माण कर सकें। इसीलिए ये धातुएं दो रिक्त डी कक्षक उपलब्ध न होने के कारण अष्टफलकीय संकुल तो नहीं बनाती हैं, परंतु 4 समन्वय संख्या वाले 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले संकुल बनाती हैं। ज़्यादातर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं क्योंकि इनके पास डी कक्षक ज़्यादा उपलब्ध नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम एंड तक जाते हैं जैसे जिंक हुआ, तो वहाँ पर जाते जाते क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 हो जाएगा। D10 होने की वजह से इनकी जो स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति है या ज्योमेट्री है वो अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इनके पास तो 2 कक्षक भी उपलब्ध नहीं है जो कि बॉन्डिंग करके लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर या लो CN नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस बना पाए। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से ये चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल ज्यामिति का निर्माण करते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्यामिति के लिए डी कक्ष अगर पूरे भरे हैं उसके बावजूद भी उनका निर्माण हो सकता है। टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन के लिए S व P कक्षकों का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कम है बाईं तरफ, तो जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो बनेंगे हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है d ऑर्बिटल में, उस कंडीशन में लो कोऑर्डिनेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो बाईं तरफ वाले जो मेटल्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, दाईं तरफ के मेटल स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, और जिनका कॉन्फ़िगरेशन में डी में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट फिल्ड हों वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये हमने पढ़ा है धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। थर्ड, धातु के इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण। जैसे कि हम जानते हैं संकुलों के 2 भाग होते हैं, एक धातु और एक लिगेंड, जिसमें धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करने का मुख्य रीज़न है उनके ऑक्सीकरण अवस्था, आयनिक आकार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सब पर निर्भर करता है धातु का ग्राही गुण। किसी एक विशेषता को ध्यान में रखते हुए हम धातुओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। धातुओं का एक समूह कुछ लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि धातुओं का दूसरा समूह उन्हीं लिगेंड के साथ अस्थायी संकुलों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर लेते हैं, अगर हमने कोई धातु लिया है जो अधिक विद्युत धनी है, जैसे हाइड्रोजन हमने लिया, ये हमने एक नॉर्मल मेटल लिया है। अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो कोई ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट ले लें जो कि बहुत अधिक विद्युत धनी है, और उन विद्युत धनी धातुओं के साथ हैलाइडों का अगर हम स्थायित्व देखें तो फ्लोराइड का स्थायित्व सबसे अधिकतम होगा और आयोडाइड का सबसे कम होगा। जैसे ही हमने धातु चेंज की, अब हमने लिया मरकरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये पोलराइजिंग धनायन है, प्रबल ध्रुवणकारी धनायन है, जिसके कारण इसके जो स्टेबिलिटी है उन्हीं लिगेंड के साथ बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, और जो मरकरी है वो आयोडाइड के साथ सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फ्लोराइड के साथ अस्थायी या कम स्थायित्व वाले कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इसी तरह से हम बता सकते हैं कि लिगेंड सेम होने पर भी अलग अलग धनायन की वजह से उनकी स्टेबिलिटी में चेंज आता है। इन्हीं के आधार पर, इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रवृत्ति के आधार पर धातु को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट हमने रखा A। इस श्रेणी में वे धातुएं आती हैं जिनमें धातु के लिगेंड के प्रति जो बंधुता होती है वो उसकी दाता प्रॉपर्टी के समानुपाती होती है। मतलब जितने ज़्यादा दाता गुण होंगे धातु के लिगेंड के,
उतनी ही ज़्यादा धातु की लिगेंड के प्रति बंधुता होगी। एग्जाम्पल के लिए हमने ये यहाँ पर दिखाए हैं वर्क फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो ये क्षारीय धातु हो गई, क्षारीय मृदा धातु हो गई, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट में है जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। और इस तरफ अगर राइट की तरफ जाएं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जिंक, गैलियम, इंडियम, ये सारी धातु हैं जो कि ए वर्ग में आती हैं, और इन धातुओं की लिगेंड के प्रति जो बंधुता है वो उनके दाता गुण के समानुपाती होगी। सेकंड हम बात करें बी। दूसरी श्रेणी में वे धातुएं आती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूनता बहुत कम होती है, मतलब उनकी जो डी कक्षक हैं वो फुल्ली फिल्ड होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के बहुत ही कम कक्षक होते हैं। डी कक्षक ऑलमोस्ट पूर्ण होंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए डी कक्षकों में जगह नहीं होती है। तो इस क्षेत्र में वे धातुएं आती हैं जो संक्रमण श्रृंखला के अंत में होती हैं। उदाहरण के लिए पैलेडियम, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी। तो ये सभी दूसरी श्रेणी की धातुएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूनता बहुत कम होती है। थर्ड हम बात करते हैं अन्य धातुएं संक्रमण श्रृंखलाओं के मध्य में आती हैं और लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कक्षकों की जो उपलब्धता है उनकी दृष्टि से देखे जाएं तो इनमें दोनों प्रकार की पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये ए श्रेणी वाली धातुओं के गुण भी रखती हैं, ये बी श्रेणी वाली धातुओं के गुण भी रखती हैं। तो एक तरह से हम इन्हें बॉर्डर लाइन धातुएं भी कहते हैं। ये अच्छे इलेक्ट्रॉन जो डोनर हैं उनके साथ स्थायी संकुल बना लेती हैं तथा ए श्रेणी की धातुओं के गुण को शो करती हैं। इसी कारण ये धातुएं संख्या व गुणों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा स्थायी संकुलों का निर्माण करती हैं। धातुओं के किसी विशेष क्षेत्र में वर्गीकरण ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कॉपर फर्स्ट हमने लिया, इसके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी है वो कॉपर धातु के अकॉर्डिंग उसको ए में रखना चाहिए, जो ए श्रेणी की धातु है उसमें रखना चाहिए। लेकिन कॉपर सेकंड का अगर हम बात करते हैं तो कॉपर सेकंड की जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह से है एज ए बॉर्डर लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ए वर्ग की जो धातुएं हैं वो सेकंड आवर्त के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन लिगेंड के साथ स्थायी संकुल का निर्माण करती हैं, जबकि बी वर्ग की धातुएं हैं ये थर्ड या उससे जो हायर वाले लिगेंड है उनके साथ स्थायी संकुलों का निर्माण करती हैं। पर जो बॉर्डर लाइन है ये दोनों तरह की धातुओं के साथ में स्थायी संकुल बना सकती हैं।